करना कोई मुश्किल नहीं है, ये ऑर्डर बिल्कुल भी लेंथी ज़रूर है। अच्छा, पहला क्या कह रहे हैं, अब देखिए ये पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पेमेंट्स अंडर डिक्री, इसके पेमेंट्स वगैरह किस तरह होनी है। रूल 1, मोड्स ऑफ पेइंग मनी अंडर डिक्री। मोड्स ऑफ पेइंग मनी यानी जो रकम है वो डेकोरेटर अमाउंट जितनी भी है उसको पे किस तरीके से किया जाएगा। ऑल मनी पेएबल अंडर ए डिक्री शैल बी पेड एज फॉलोज। नेमली नंबर 1 क्या है, कोर्ट में, इनटू कोर्ट हुज ड्यूटी इज टू एग्जीक्यूट द डिक्री। जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसी में हमने इसको जमा करवाना है, लेकिन किन तरीक़ों से, थ्रू अ बैंक और अब पोस्टल मनी ऑर्डर नहीं होते जो हम पोस्ट ऑफिस से जाके करवाते हैं, और एविडेंस बाय राइटिंग साइंड बाय द डिक्री होल्डर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। और इससे रिलेटेड जो भी डिक्री होल्डर है उसने रिसीव कर लिया तो उसके साथ हम उसकी साइन की हुई एविडेंस भी, कोई रिसीट वगैरह वो भी साथ लगाएंगे। तो पहला तरीका हो गया, कोर्ट में भी पे कर सकते हैं। दूसरा, आउट ऑफ कोर्ट टू द डिक्री होल्डर, कोर्ट के बाहर किसी तरीके से आपने डिक्री होल्डर को अमाउंट पे कर दिया, कैश किया है, उसके बैंक अकाउंट में डाला है, वट एवर, तो उस तरीके से भी हम ये पे कर सकते हैं। तीसरा, अदरवाइज एज द कोर्ट विच मेड द डिक्री डायरेक्ट, या फिर कोर्ट ने जिस तरह भी कह दिया हो, 3 तरीक़ों से, कोर्ट में पे कर दो, आउट ऑफ कोर्ट पे कर दो, या कोर्ट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस हो तो उसको फॉलो करके। समटाइम्स कोर्ट कह देती है कि नहीं आपने उसके बैंक अकाउंट में ही भेजना है डिक्री होल्डर के, या उसको मंथली चेक्स आपने देने हैं, कोर्ट में देने हैं, या उसको आपने देने हैं। तो ये इस तरीके से जैसे भी होगा ये पैसे पे किए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, द जजमेंट डेटर मे इफ़ ही सो डिज़ायर्स पे द डेकोरेटर अमाउंट और एनी पार्ट देयर ऑफ इनटू द कोर्ट under clause A by postal money order on a form specially approved by the High Court for the purpose। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि अगर पोस्टल मनी ऑर्डर आपने कोर्ट में जमा करवाने हैं तो जो हाई कोर्ट ने बताया हमें उसके अकॉर्डिंगली आपने कराने हैं। 2 में, वेयर एनी मनी इज़ मेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सब रूल 1, नोटिस ऑफ सच पेमेंट शैल बी गिवन टू द डिक्री होल्डर। जब आपने A1 में क्या था, हम कोर्ट में ए में क्या था कि हम कोर्ट में अमाउंट जमा करवा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब कोर्ट में अमाउंट जमा होगी तो डिक्री होल्डर को उसको नोटिस ज़रूर दिया जाएगा कि भाई पैसे जमा हो गए हैं, आके ले लो। ये हो गया। रूल 2, पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू द डिक्री होल्डर। अब ये स्पेसिफिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट अगर आपने डिक्री होल्डर को पेमेंट करनी है तो वो उसके लिए क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। सब रूल 1 है इसका, where any money payable under a decree of any kind is paid out of court or the decree is otherwise adjusted in whole or in parts to the satisfaction of the decree holder। दो बातें आ गई ना, आउट ऑफ कोर्ट आप उसको पेमेंट कर रहा है जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर को, या एडजस्टमेंट कर रहा है उसके साथ किसी तरीके से। हो सकता है ना कि डिक्री जजमेंट डेटर ने देना हो 5 लाख रुपया और डिक्री होल्डर उसको कहे कि मुझे अपना घर सेल आउट कर दो, आप उसमें से 5 लाख डिडक्ट कर लो, बाकी मैं देता हूँ। तो किसी तरीके से भी उसको या एडजस्ट किया गया जो डेकोरेटल अमाउंट है, इन होल भी की जा सकती है, इन पार्ट्स भी की जाती है। देखिए मकसद एग्जीक्यूशन का ये है कि जो डिक्री हो चुका है ना उस पर अमल दरामद करवाना है। अब ये डिक्री होल्डर अगर उससे एग्री कर रहा है किसी टर्म्स पे तो वो कर सकता है। यहाँ पे यही क्या है, दो बातें ना, या तो पे कर दी आउट ऑफ कोर्ट या एडजस्ट किसी भी तरीके से की गई है, जिसकी मैंने एग्जांपल दे दी है। द डिक्री होल्डर शैल सर्टिफाई सच पेमेंट और एडजस्टमेंट टू द कोर्ट हुज ड्यूटी इज़ टू एग्जीक्यूट द डिक्री एंड कोर्ट शैल रिकॉर्ड द सेम अकॉर्डिंगली। जैसे ही या तो उसको पेमेंट हुई है आउट ऑफ कोर्ट या एडजस्ट किया गया डिक्री होल्डर के साथ, दोनों सूरतों में जो डिक्री होल्डर है, क्योंकि ये कोर्ट में पे नहीं ना हो रहा, बार बार से ये उसको पेमेंट या एडजस्टमेंट हो रही है, तो वो उसका सर्टिफाई करेगा, कोर्ट को बताएगा कि भाई मैंने रिसीव कर ली है, कितनी की है, इन पार्ट्स की है। तो ये कोर्ट को उसको बताना ज़रूरी है जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगी। सब रूल 2 है इसका, द जजमेंट डेटर ऑल्सो मे इन्फॉर्म टू द कोर्ट ऑफ सच पेमेंट और एडजस्टमेंट। अब वो पहले तो ऊपर कह रहे थे ना कि डिक्री होल्डर बताएगा, सर्टिफाई करेगा। 2 में कह रहे हैं कि ये जजमेंट डेटर भी बता सकता है कोर्ट को कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है या एडजस्टमेंट उसके साथ मेरी हो गई है। एंड अप्लाई टू द कोर्ट टू इशू अ नोटिस टू द डिक्री होल्डर टू शो कॉज
on the day fixed by the court. Why such payment or adjustment should not be recorded as certified. अब यहाँ पे आ रहा है कि जजमेंट डेटर ने कोर्ट को फिर अगर वो बताना चाह रहा है कि मैंने पेमेंट कर दी है, कोर्ट को वो अप्लाई करेगा कि जी मैंने इतनी पेमेंट कर दी है, फुल में की है या पार्ट्स में। अब यहाँ पे वो कोर्ट ने अब ऑब्वियसली डिक्री होल्डर से ही पूछना है। डिक्री होल्डर को कह रहे हैं कि जी नोटिस दिया जाएगा शो कॉज के भी, बताओ क्या हम इसको रिकॉर्ड पे ले आएँ कि अब आपकी सारा कुछ आपका सेटल हो गया, इसलिए उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। एंड इफ़ आफ्टर सर्विस ऑफ सच नोटिस decree holder fails to show cause why the payment or adjustment should not be recorded as certified, the court shall record the same accordingly. लेकिन उसको शो कॉज नोटिस भेजा गया, सर्विस भी हो गई है, लेकिन वो आया नहीं, उसने आके नहीं कुछ भी कहा, तो फिर ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा डिक्री सेटिस्फाई हो गई जिस हद तक हुई है या कंप्लीट हो गई। 3 में एनी पेमेंट नॉट मेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 1 और एडजस्टमेंट नॉट मेड इन राइटिंग shall not be recognized by any executing court। अब ये यहाँ पे फर्दर सब रूल 3 में कह रहे हैं कि जो रूल 1 के अकॉर्डिंगली पेमेंट नहीं की गई या जो एडजस्टमेंट की गई है वो राइटिंग में नहीं की गई, तो फिर कोर्ट उसको रिकग्नाइज नहीं करेगी। बेसिकली अगर तो डिग्री होल्डर बता देता है या उसको शो कॉज नोटिस दिया जाता है और वो सर्टिफाई कर देता है कि हाँ जी मिल गए हैं, तो फिर तो बात ख़त्म होगी ना। लेकिन अगर वो ना करे तो फिर ज़ुबानी कलामी वो कह रहे हैं कोर्ट ने इस तरह नहीं मानना, इन राइटिंग करो अगर आपने कोई एडजस्टमेंट वगैरह करनी है तो। कोई क्वेश्चन यहाँ तक सिंपल से थे ये 2 रूल कि पेमेंट कैसे करनी है, तो मैं आगे चलूँ नहीं तो। 3 में लैंड सिचुएट इन मोर देन 1 जुरिस्डिक्शन। अगर कोई जो एक लैंड है उसको अटैच करवाना है और वो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में होगी, तो ये उससे रिलेटेड है। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्म्स स्टेट और टेन्योर सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स, एनी वन ऑफ सच कोर्ट्स मे अटैच एंड सेल द एंटायर एस्टेट और टेन्योर। क्लियर बात है, ये देख लो ना, ये प्रॉपर्टी आ गई, ये कोर्ट ए की भी जुरिस्डिक्शन में है और ये कोर्ट बी की भी जुरिस्डिक्शन में है। अब वो कह रहे हैं कि ये इन दोनों कोर्ट्स में से कोई भी कोर्ट इसको अटैच भी कर सकती है और इसको सेल भी कर सकती है। यहाँ पे पूरी को, ये नहीं कि उसने अपनी हद तक, वो कंप्लीट प्रॉपर्टी इमूवेबल जो लैंड है उसको कर सकती हैं अटैच भी और सेल आउट भी। हालांकि अगर ये बी इसको अटैच कर रही है तो ये पार्ट तो इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए वो यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि भाई ये पूरी को ही कर सकते हैं। 5 में क्या है इसके रूल में, मोड ऑफ ट्रांसफ़र वेयर द कोर्ट टू विच a decree is to be sent for execution is situated within the same district as the court which passed the decree. Such court shall send the same directly to the former court। देखिए 2 बातें आ गई। Where the court to which decree is to be sent for execution is situated within the same district as the court which was the decree, the courts such court shall send the same directly former court। देखें अब ये कोर्ट ए है, ये कोर्ट ए आ गई, ये कोर्ट बी आ गई, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर तो ये दोनों कोर्ट्स सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट ए डायरेक्टली इसको भेज देगी, इसको। सिंपल सी पहली बात ये आ गई इस रूल में। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर ये डिफरेंट कोर्ट्स में है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वहाँ वाली को भेजा जाएगा और फिर वो आगे जिस कोर्ट को उसने भेजना एग्जीक्यूट करवाएगी। ये 2 सिंपल सी इसमें बातें थी। पहली ये आ गई कि सेम डिस्ट्रिक्ट, दूसरी बट where the court to which the decree is to be sent for execution is situated in a different district, the court which passed the decree, it shall send it to the district or the court of any judge having jurisdiction in the place where the decree is to be executed, to whom power to receive claims has been delegated by the district judge of the district in which the decree is to be executed। अब ये
सेम डिस्ट्रिक्ट में है ये दोनों कोर्ट्स, कोई मसला नहीं है, ये कोर्ट डायरेक्टली इस बी कोर्ट को भेज दे कि भी एग्जीक्यूट करवा दो। जब डिफरेंट आ गई ना डिस्ट्रिक्ट में, फॉर इंस्टेंस ये कोर्ट है कह लें मुल्तान की, ठीक है, ये कोर्ट है लाहौर की, अब क्या होगा यहाँ पे ये दूसरे वाला लग रहा है कि ये को फिर ये भेजी जाएगी ए की तरफ से, ये लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और वो आगे फिर इसको ट्रांसफ़र करेगी जिसको भी उसने भेजना है। या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी दूसरी कोर्ट को ऑलरेडी ये पावर दी हुई है तो उस कोर्ट को ये भेजी जाएगी और वो फिर आगे इसको एग्जीक्यूट करवाएगी। सिंपल सी दो बातें हैं इस रूल में, ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? 6 में प्रोसीजर वेयर कोर्ट डिसाइड्स दैट इट्स ओन डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय अनदर कोर्ट, द कोर्ट सेंडिंग अ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन शैल सेंड। अब ये क्या क्या उसने साथ अपने ए कोर्ट ने बी को भेजना दूसरी किसी कोर्ट को एग्जीक्यूट करवाओ, तो उसमें उसने फिर क्या क्या कुछ साथ उसके भेजना है। अ कॉपी ऑफ डिक्री, जो डिक्री हुई है जिसको एग्जीक्यूट करवाना हो फिर से उसकी कॉपी भेजी जाएगी। अ सर्टिफिकेट सेटिंग फोर्थ विद दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री हैज़ नॉट बीन obtained बाय द एग्जीक्यूशन विद इन द jurisdiction ऑफ द कोर्ट बाय विच इट was passed और where the decree has been executed in past। अब ये देखें दूसरी बात होगी कि ये कोर्ट इस कोर्ट को एक तो कॉपी दे दी, कॉपी के बाद फिर एक सर्टिफिकेट भी इसकी तरफ से जाएगा कि भाई किस हद तक ये डिक्री जो है ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, पूरी नहीं हुई, कुछ पार्ट में मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, बाकी जो रहती है वो आप एग्जीक्यूट करो। तो ये सर्टिफिकेट इस कोर्ट की तरफ से इसको भेजा जाएगा। दो बातें आ गई। A copy of any order for the execution of the decree or if no such order has been made, a certificate to that effect। वो कह रहे हैं कि जो ऑर्डर पास किया गया ना कोर्ट की तरफ से, इसकी तरफ से, ये कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर पास किया गया कि इसको दूसरी कोर्ट को भेजना, वो भेजा जाएगा ऑर्डर भी साथ लगा के। अगर ऑर्डर नहीं भेजना तो उसकी हद तक एक सर्टिफिकेट ये भी लगा के भेज दो कि जी हम एग्जीक्यूशन आपकी कोर्ट से करवाना चाहते हैं। सिंपल इज दैट, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। सब रूल 2, सच कॉपीज एंड सर्टिफिकेट्स मे एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिक्री होल्डर बी हैंडेड ओवर टू हिम और टू सच पर्सन एज ही अपॉइंट्स इन अ सील्ड कवर टू बी टेकन टू द कोर्ट टू विच दे आर टू बी सेंट। अच्छा, अब ये इसमें कह रहे हैं कि एक तो ये था कि ये कोर्ट डायरेक्टली इसको ये सारी चीज़ें भेज दी, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारा कुछ कौन भेज, किसको हैंड ओवर ये कोर्ट कर सकती है? ये डिक्री होल्डर को भी ये हैंड ओवर कर सकती है। ये सारा कुछ कॉपी ऑफ द डिक्री सर्टिफिकेट जो ऑर्डर पास हुआ है इसको ट्रांसफ़र करने का क्या बी कोर्ट करे, ये सारा कुछ खुद भेजने की बजाय अगर ये डिक्री होल्डर कह रहा है जी कि आप मुझे दे दें, मैं जाके कोर्ट में अप्लाई कर देता हूँ, तो ये इसको भी दिया जा सकता है सील्ड एनवेलोप में, तो वो जाके उस कोर्ट में अप्लाई कर देगा। तो सब रूल 2 में इसकी इतनी सिंपल सी बात थी, ठीक हो गया। 7 में कोर्ट रिसीविंग कॉपीज ऑफ डिक्री, अब जिस कोर्ट को ये सारा कुछ रिसीव हो गया वो क्या करे? द कोर्ट टू विच द डिक्री इज सो सेंट शैल कॉज सच कॉपीज एंड सर्टिफिकेट्स टू बी फाइल्ड विदाउट एनी फर्दर प्रूफ ऑफ द डिक्री और ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन और द कॉपीज देयर ऑफ। अब वो कह रहे हैं कि जब ये सारा कुछ इस कोर्ट के पास आ गया है ना, पहुंच गया, ईदर वे पहुंचा है, चाहे इस कोर्ट ने डायरेक्टली भेज दिया है या डिक्री होल्डर को दे दिया था और डिक्री होल्डर ने जाके बी कोर्ट को दे दिया, अब ये इसके पास ये सारी चीज़ें पहुंच गई हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको फर्दर कोई इससे रिलेटेड प्रूफ नहीं चाहिए होगा कि क्या ये डिक्री वाकई कोर्ट ए की तरफ से पास की गई है, इसमें कोई फ्लॉज तो नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो ये इसको फर्दर प्रूव नहीं करेगी। बस बी कोर्ट के पास ये सारी चीज़ें पहुंच गई, उसने इसको मान के चलना है कि भाई अब मुझे भेज दी गई है, मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाना है। देखें, द कोर्ट टू विच अ डिक्री इज सेंट शैल कॉज सच कॉपीज एंड सर्टिफिकेट्स टू बी फाइल्ड विदाउट एनी फर्दर प्रूफ ऑफ द डिक्री और ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन। फर्दर प्रूफ नहीं उन्होंने लेना, उन्होंने कहना बस ठीक है अब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। और द कॉपीज देयर ऑफ अनलेस द कोर्ट फॉर एनी स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड अंडर द हैंड ऑफ द जज रिक्वायर्स सच प्रूफ। लेकिन
यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो जज साहब को कोई डाउट्स हो सकता है ना कि कोई इसमें कोई डिक्री होल्डर को दिया, डिक्री होल्डर आगे लेके गया, जज साहब को लगता हो कि नहीं भाई इसने कोई इसमें गड़बड़ वगैरह की है, तो ये जज साहब बाकायदा ऑर्डर लिखवाएंगे, उसमें रीजनिंग देंगे कि भाई इन सारी चीज़ों का फर्दर प्रूफ दो कि ये जेन्युइन है, फिर हम एग्जीक्यूशन करवाएंगे। अदरवाइज ये चीज़ें इनाफ होती हैं। लेकिन अगर कोई जज साहब चाहें वो रीजनिंग के साथ कह सकते हैं इसका फर्दर प्रूफ आप हमें दोगे। अच्छा जी, 8 में क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर बाय कोर्ट टू विच इट इज सेंट वेयर सच कॉपीज आर सो फाइल्ड द डिक्री और ऑर्डर में इफ द कोर्ट। अच्छा, ये यहाँ पे वर्ड दो यूज हो रहे हैं, डिक्री और ऑर्डर, दो ही वर्ड आ रहे हैं ना। अब ये याद रखना है कि डिक्री की तो एग्जीक्यूशन होती है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स भी ऐसे कोर्ट की तरफ से पास होते हैं जिनकी एग्जीक्यूशन होती है। वो बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो अपीलेबल भी होते हैं। सेक्शन 104 है, ऑर्डर इसमें 43 है। सो सिर्फ डिक्री की एग्जीक्यूशन नहीं होती, बहुत सारे ऑर्डर्स भी ऐसे हमें सीपीसी में मिलेंगे जिनकी एग्जीक्यूशन होती है। तो इस वजह से बार बार ये डिक्री और ऑर्डर वर्ड यूज हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, where such copies are so filed the decree or order may, if the court to which it is sent to is the district court, be executed by such court or be transferred for the execution subordinate to come। ये देखें, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये ट्रांसफ़र किए गए हैं कोर्ट ए की तरफ से, ये ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसको भेजे गए हैं अगर तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो क्या करेगी, वो इसको खुद भी एग्जीक्यूट करवा सकती है, या फिर वो क्या करेगी, किसी और को भी कोर्ट को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भेज सकती है कि आप इसको एग्जीक्यूट करवाओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हायर कोर्ट होती है ना, तो यहाँ पे ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया, अभी वो खुद भी करवा सकते हैं और आगे भी किसी को दे सकते हैं। एग्जीक्यूशन बाई हाई कोर्ट ऑफ द, अब ये हाई कोर्ट से रिलेटेड कह रहे हैं, अभी अगर उसको चली गई है तो वो क्या करेंगे, where the court to which the decree is sent for execution is the high court, the decree shall be executed by such court in the same manner as if it had been passed by such court in the exercise of its ordinary original civil jurisdiction। कह रहे हैं कि अगर तो हाई कोर्ट को भेज दी गई है ना, तो हाई कोर्ट इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करवाएगी जैसे कि उसने अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में ये डिक्री पास की। सिंपल, इसमें कोई भी सच वो परेशानी वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, अब हमने पहले भी जो हमने इससे रिलेटेड सेक्शंस किए थे उसमें भी मैंने ये बात की थी कि देखें, ये जो एग्जीक्यूशन होती है ना, इसके लिए ये जो डिक्री होल्डर होता है इसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, इसको बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है ऑन इट्स ओन। बड़े कुछ होते हैं जैसे फैमिली केसेस में या बैंकिंग केसेस में, वहाँ पे तो कोर्ट ऑन इट्स ओन उस दावे को कन्वर्ट कर देती है एप्लीकेशन में और एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे सीपीसी में कह रहे हैं कि भाई डिक्री पास हुई या कोई एक ऐसा ऑर्डर दिया गया जिसकी एग्जीक्यूशन होनी है, उसके लिए भाई आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, कोर्ट ने खुद ब खुद कुछ नहीं करना। तो ये अब ये ऑर्डर्स में है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है ना, उसको ऑटोमेटिकली उस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब ये क्या बात हुई कि जी पहले बंदा एक डिक्री लेता है, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस शुरू होना होता है और फिर जिसकी फेवर में डिक्री आई है वो जी अप्लाई करे कोर्ट को। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही डिसएग्री करता हूँ। लेकिन ये प्रोसीजर तो भाई यही है कि हमें एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है कि जी अब आपने ये डिक्री पास कर दी है, अब मेहरबानी करके जो आपने डिक्री पास कर की है उसमें हमें अमल दरामद भी करवा दें। तो ये इस तरह ही है जी। बहरहाल अब ये देखें ना, इन लिहाज से मैं कहता हूँ इतनी पुरानी हम सीपीसी को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इधर भी लेजिस्लेचर को ध्यान देना चाहिए कि इनको भी थोड़ा सा हम अमेंड कर लें। बहरहाल चल रहा है जी। 10 में क्या कहते हैं, वेयर द होल्डर ऑफ द डिक्री डिजायर्स टू एग्जीक्यूट इट, वेयर द डिक्री होल्डर डिजायर्स टू एग्जीक्यूट इट, भाई जिसकी फेवर में डिक्री आई है उसने तो ये डिज़ायर करना ही है ना कि भाई इसको अब एग्जीक्यूट भी किया जाए, तो अब उसके लिए जी एप्लीकेशन दो। बहरहाल वेयर द होल्डर ऑफ द डिक्री डिजायर्स टू एग्जीक्यूट इट ही शैल अप्लाई टू द कोर्ट। अब ये देख लें, अप्लाई टू द कोर्ट मीन्स वो बाकायदा एप्लीकेशन फाइल करेगा।
विच पास द डिक्री और टू द ऑफिसर इफ़ एनी अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ, या कोई अगर ऑफिसर अपॉइंट किया तो, और इफ़ द डिक्री हैज़ बिन sent under the provisions herein before contained to another court, then to such court or to the proper officer. जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, डिक्री होल्डर उसमें एप्लीकेशन फाइल करेगा, या जिस कोर्ट को यहाँ पे ए कोर्ट से हम बी कोर्ट में सेंड की गई थी भी आप एग्जीक्यूशन करवाओ, तो कह रहे हैं डिक्री होल्डर यहाँ पे भी जाके अप्लाई करेगा कि भाई ये अब आपको आ गई है तो इसको आप एग्जीक्यूट करवाएं, प्रोवाइडेड दैट if the judgment debtor has left the jurisdiction of the court which passed the decree or the court to which the decree has been sent. दो बातें आ गई, या तो जजमेंट डेटर ने, इस कोर्ट ने अगर डिक्री पास की है, इसकी जुरिस्डिक्शन से वो बाहर चला गया, या इसको सेंड की गई है. Judgment debtor has left the jurisdiction of the court which passed the decree or the court to which the decree has been sent. The holder of the decree may apply to the court within whose jurisdiction the judgment debtor is. तो यहाँ पे डिक्री होल्डर की फिर आ जाती है ड्यूटी कि जी वो उस कोर्ट में चला जाए. फॉर इंस्टेंस डिक्री होल्डर ए कोर्ट से निकल इसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया, फिर बी को भेजी गई है, यहाँ पे भी वो नहीं है, तो वो कोर्ट सी की जुरिस्डिक्शन में अब चला गया. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी डिक्री होल्डर जाके कोर्ट सी में एप्लीकेशन लगा दो. ठीक है, मे डिक्री होल्डर मे अप्लाई टू वेयर द जजमेंट डेटर इज और टू द ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ टू ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द डिक्री एंड ऑफ एन एफिडेविट ऑफ नॉन सेटिस्फैक्शन or by the holder of the decree pending receipt of an order transaction under. अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि provided that if the judgment debtor has left jurisdiction which passed the decree or the court to which the decree has been sent, या जिसको भेजी गई है, the holder of the decree may apply to the court within whose jurisdiction the judgment debtor is, जिसकी jurisdiction में है उसको अप्लाई कर सकता है, और to the officer हो गया to order immediate execution on the production of the decree and of an affidavit of non satisfaction by the holder of the decree pending the receipt of an order transfer under section 39. अब ए की जुरिस्डिक्शन से वो चला गया है, बी कोर्ट को डिक्री भेजी गई थी, यहाँ पे भी नहीं, वो सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में. यहाँ पे प्रोवाइजो में कह रहे हैं कि जी डिक्री होल्डर जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो है वहाँ पे वो एप्लीकेशन लगाएगा कि इमीडिएटली अब यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन करवा दो. वो डिक्री जो है उसको साथ लगाएगा और कोर्ट को कहेगा कि फौरी अब इसको एग्जीक्यूट करवाओ, ये तो इधर उधर हो जाता है. तो ये इसमें बेसिकली कहा गया कि इमीडिएटली. अब होना क्या था, बेसिकली बी कोर्ट से सी कोर्ट में आना था, ठीक है, यहाँ से इधर भेजी जानी थी. तो वो कह रहे हैं कि सीधा ये डिक्री होल्डर उस कोर्ट में चला जाए जहाँ पे वो है और जाके उसको कहे कि इमीडिएट एग्जीक्यूशन करवाओ, कि इससे पहले कि ये सी से आगे भी चला जाए, इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर भी चला जाए. तो ये इसमें सिंपल सी बात थी. ओरल एप्लीकेशन एंड रिटन एप्लीकेशन 11 में ये बातें की गई हैं. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. बख्तावर आपने बाद में ज्वाइन किया है, आपको वो ईमेल में मिल गई थी आज की वीडियो, मैंने दोबारा भेजी है. जो आप वो मैंने पता नहीं क्यों मैंने सारे इसी आपने जो ईमेल भेजा है पहले भी यही था. बहरहाल मैं अब आज वाले को, मैं आज वाला मिल गया ना तो मेरा पिछले मैं दोबारा भेजता हूँ आपको. अच्छा, अब आ जाए जी आगे. जी हाँ जी. टाइम पीरियड हमने सेक्शंस में ही पढ़ा था. कितना पढ़ा था? 6 साल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 6 साल के अंदर अंदर करवानी होती है आपने एग्जीक्यूशन. हमने सेक्शंस में एंड वाले नहीं, ये टाइम बाउंड नहीं है वो. ये सारा उसी के अंदर जब आपने पहली में अप्लाई कर दिया है तो ये उधर से ही कंटिन्यू हो रहा है ना. आप विद इन टाइम आपने एक में की है, अब यहाँ से इसमें चली गई तो आपकी एप्लीकेशन तो वहीं से कंटिन्यू हो रही है कि आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप विद इन लिमिटेशन ही कर रहे हो. हाँ, ये जो आप कह रहे हो कि ये जो एप्लीकेशन देनी है इसका कोई टाइम पीरियड ऐसा सच बताया नहीं गया.
वो जितनी जल्दी होगा एज सुन एज वो यही करेगा। देखिए अब इसमें क्या टाइम बाउंड करेगा वो 1 साल के अंदर। अब उसको जैसे ही पता लगेगा, उसको फॉर इंस्टेंस 3 साल के बाद पता लगा या 2 साल के बाद पता लगा या 1 महीने बाद पता लगा, तो वो स्ट्रेट में जाएगा ना उस कोर्ट में। तो स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड टाइम नहीं बताया गया, लेकिन आगे कुछ बातें आएंगी जिनमें ये लगेगा कि 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर, वो बाद में आ रही हैं बातें, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया कि भाई जैसे उसको पता लगता है वो जिधर है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जाके डिक्री देगा कि जिसको फौरी अब एग्जीक्यूट करो। ये अब ये रूल जहाँ तक ये कह रहा है ओरल। अच्छा अब प्लेंटिफ की या जजमेंट डिक्री होल्डर की या जजमेंट डेटर की, उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। डिक्री होने के बाद जिसकी भी फेवर में डिक्री है उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। वो ज्वाइन करके वो अप्लाई कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अगर उसकी डेथ हो गई है डिक्री होल्डर की, तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल एयर्स आ गए, वो सारे कर सकते हैं भाई। ये तो उनका राइट है ना, ख़त्म तो नहीं उसके साथ। अब हमने तो यहाँ तक भी पढ़ा कि जो जजमेंट डेटर है उसकी भी जान नहीं छुटती। उसके जो लीगल एयर्स को अगर कोई शेयर आ गया तो उस प्रॉपर्टी में से भी उस डिक्री को सेटिस्फाई किया जाए। देखें यहाँ पे सिविल है, ये सिविल लॉ है, यहाँ पे राइट से रिलेटेड है। जो डिक्री होल्डर था उसका राइट था वो जजमेंट डेटर से वट एवर उसने रिकवर करवाना है वो करवाएगा, उसके पास डिक्री है। अगर वो डेथ हो गई है उसकी, तो इंटरेस्ट वो सारे किसके पास चले जाएंगे, उसके लीगल एयर के पास जाएंगे। वो कर सकते हैं बिल्कुल। डिक्री होल्डर तो डिक्री किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, वो ट्रांसफ़र ही भी अप्लाई कर सकता है। तो ये सिविल लॉ में तो राइट है, वो चल रहे हैं। अच्छा अब ये एप्लीकेशन वो कह रहे हैं मे अप्लाई की बात हो रही थी ना ऊपर, अब ये उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं फिर आज लगाना भूल गया हूँ माइक और आपने मुझे बताया नहीं। अच्छा जी, तो अब इसमें बता रहे हैं कि क्या वो ओरली भी जाके बता सकता है, ओरली भी अप्लाई कर सकता है या रिटर्न कर सकता है, ये इससे रिलेटेड है। इसका 11 का सब रूल 1 अगर देखो, वेयर अ डिक्री इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी, पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड 2 लाख देने हैं, 5 लाख देने हैं, 10 लाख देने हैं, मनी से की पेमेंट से रिलेटेड डिक्री पास हुई, ठीक है। द कोर्ट में ऑन द ओरल एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर एट द टाइम ऑफ पासिंग द डिक्री order immediate execution thereof by the arrest of the judgment debtor prior to the preparation of a warrant if he is within the ये क्या है precincts of the court। अगर वो कोर्ट की हदूद में है ना। देखें पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक डिक्री पास हो गई है और डिक्री होल्डर ओरली कह देता है कि भाई इसको गिरफ्तार करोगे तो पेमेंट हो जाएगी, तो इस सूरत में वो कोर्ट स्ट्रेट वे उसके वारंट वगैरह इशू होने से पहले ही उसकी अरेस्ट उसको करवा सकती है अगर वो कोर्ट की हदूद में। ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूशन देयर ऑफ बाई अरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर प्रायर टू द प्रेपरेशन ऑफ वारंट, यानी वारंट वो कहते हैं वो उस चक्कर में ना पड़ो, वो फौरी भी करवा सकती है अगर डिक्री होल्डर ने ओरली वर्बली भी अप्लाई कर दिया कि जी इसको अरेस्ट करवा लें फिर ही मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो कोर्ट ये ऑप्शन ले सकती है। अच्छा अब रिटर्न एप्लीकेशन नंबर 2, मोस्टली ये रिटर्न ही होती हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सब रूल 1, वो कह रहे हैं जो बताया गया सब रूल 1 में वो तो ठीक है, अपनी जगह पर स्टैंड कर रहा है। एवरी एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी इन राइटिंग, वो कह रहे हैं रूल 1 में जो हमने बताया है ना कि वो ज़ुबानी अप्लाई कर देगा, वो अपनी जगह पर स्टैंड कर रहा है, वो एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन रख दी गई है। अदरवाइज हर डिक्री से रिलेटेड वो कह रहे हैं आपने अप्लाई करना इन राइटिंग। एवरी एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री शैल बी इन राइटिंग signed and verified by the applicant or some other person proved by the satisfaction of the court acquainted with the facts of the case। ये वरना हर केस में रिटर्न होगी और एप्लीकेंट जो होगा वो साइन वगैरह उस पर करेगा, कोर्ट उस पर रिलेटेड वेरिफिकेशन भी कर सकती है। एंड शैल कंटेन इन द टेबलर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब ये जो एप्लीकेशन लिखनी है कोर्ट को, इसमें हमने डालना क्या क्या है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी इस एप्लीकेशन में लिखी जाएंगी।
पहली बात, नंबर ऑफ सूट, हर सूट का एक नंबर होता है, बड़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर जो इंस्टीट्यूशन वाला था, ऑर्डर 4 था, उसमें भी ये बताया गया था कि वो जब हम सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं तो उस पर बाकायदा एक नंबर लगता है। तो ये कह रहे हैं कि वो सूट का नंबर मेंशन करना है। एग्जीक्यूशन पिटीशन में पार्टीज़ के नेम, जिस डेट पे डिक्री हुई है, क्या एक अपील फाइल कर दी गई है उस डिक्री के अगेंस्ट या नहीं की गई, ये भी उस आपने एप्लीकेशन में मेंशन करना है। पेमेंट और अदर एडजस्टमेंट मैटर ऑफ, आपने ये भी बताना है कि भाई इस एग्जीक्यूशन पिटीशन में कि क्या इस डिक्री की सेटिस्फेक्शन में या एडजस्टमेंट में आपने कोई पेमेंट वगैरह आपने कोई रिसीव कर ली है, तो वो अगर तो कर लिया तो वो भी आप बताओगे। अच्छा, ये भी बताना है वेदर टू ओरिजिनल डिक्री होल्डर हैज़ ट्रांसफ़र एनी पार्ट इंटरेस्ट इन द डिक्री एंड सो द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अच्छा, अब ये एक तो यहाँ पे आज कर लेते हैं बात, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये डिक्री होल्डर है, ठीक है। पहली बात तो वही आ गई ना जो आपने अभी की थी, अगर इसकी डेथ हो जाए तो इसके लीगल एयर्स जो है वो इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रांसफरी ऑफ डिक्री। आई थिंक ये हमने सेक्शंस में पढ़ा भी है, ट्रांसफरी। अब ये ए अपनी ये इस डिक्री को किसको ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी भी पर्सन को कर सकता है। समटाइम्स ऐसे होता है, मैं अगर एग्जांपल दूं, ए की फेवर में 5 लाख रुपए की डिक्री आ गई, ठीक है, ये इसने एग्जीक्यूट करवानी है, लेकिन ये बी एक पर्सन है, ये कहता है कि यार आप अदालतों में जाओगे, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपके पैसे भी लगेंगे, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि आप मुझे ना ये डिक्री सेल कर दो, मैं आपको 4 लाख रुपया दे देता हूँ, बाकी मैं उससे खुद ही अदालतों में रिकवर कर लूँगा कि ये डिक्री होल्डर अगर इसने सी के अगेंस्ट डिक्री हुई, ये कहता है मैं खुद ही सी से पैसे ले लूँगा 5 लाख रुपए, मैं आपको 4 लाख रुपया देता हूँ, आप साइड पे हो जाओ। तो इस तरह डिक्री को आगे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है किसी भी तरीके से। मैंने तो एक एग्जांपल दी है ना, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ये अगर कहता है कि जी बी उसका कोई कज़न है या कुछ और किसी भी रीज़न की वजह से ये नहीं कर सकता, या बी ने ए ने बी के ही 5 लाख रुपया देने थे, तो बी को कहता है कि भाई मैंने आपके 5 लाख देने हैं, मैंने सी से 5 लाख लेने हैं, कोर्ट ने डिक्री दे दी है, आप मुझे 5 लाख दे दो, सॉरी आप ये सॉरी अब इसमें मैंने एग्जांपल में फिर भूल गया, वो ये इसको ये कह सकता है कि जो मैंने आपके 5 लाख देने हैं ना, वो आप मेरे से ये डिक्री ले लो और आप इसको एग्जीक्यूट करवा लो सी से। तो ये इसलिए भी ट्रांसफ़र हो सकती है, किसी भी रीज़न के लिए डिक्री होल्डर किसी भी पर्सन को अपनी डिक्री को ट्रांसफ़र कर सकता है, और जब इसको ट्रांसफ़र होगी ना, ये इन राइटिंग होगी और ये इसके शूज़ में आ जाता है, ये इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करवाता है जैसे ये डिक्री होल्डर है। तो लीगल एयर्स भी आ गए, ट्रांसफरी भी आ गए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो ये डिक्री किसी को ट्रांसफ़र की गई है, तो जिसको की गई है आपने वो भी ये सारा कुछ मेंशन करना है। वेयर द ओरिजिनल डिक्री होल्डर हैज़ ट्रांसफर्ड वेदर एनी पार्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट डिक्री इफ सो द डेट ऑफ ट्रांसफरिंग। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि या तो पूरी कर दी है तो ऑब्वियसली अप्लाई वो करेगा। अगर इसने 5 लाख की जगह 2.5 लाख की हद तक इसको बी को ट्रांसफ़र कर दिया डिक्री, तो 2.5 लाख की हद तक ये एग्जीक्यूट करवा सकता है पूरी डिक्री, या उसका कोई भी पार्ट किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बस सिंपल, जिसको कोई ट्रांसफ़र की गई है वो कह रहे हैं उसका भी मेंशन करना है। फिर आगे अमाउंट, दी अमाउंट विद इंटरेस्ट, जो कोई अमाउंट है वो भी आपने बतानी है, ड्यू अपॉन द डिक्री और अदर रिलीफ ग्रांटेड देयर बाई टुगेदर विद द पार्टिकुलर्स ऑफ एनी क्रॉस डिक्रीज। अब क्रॉस डिक्रीज की भी बात आ गई। अच्छा, ये नेक्स्ट वाले में ना जी में कह रहे हैं कि जो अमाउंट डिक्री हुई है वो मेंशन करनी है, और जो भी कोई रिलीफ ग्रांट किए गए तो वो भी मेंशन करने हैं, और क्रॉस डिक्रीज में अगर कुछ हुआ है तो वो भी बताओगे। अब ये क्रॉस डिक्री क्या है, ए की एक डिक्री, ए ने एक डिक्री ली अगेंस्ट बी कि बी से 5 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, 5 लाख ए ने बी से लेने,
ये डिक्री आ गई, ये डिक्री होल्डर है, ठीक है, ये जजमेंट डेटर आ गया बी। अच्छा, बी के पास भी एक डिक्री, बी इसके पास भी एक डिक्री है वो भी अगेंस्ट ए है। अब बी ने इससे लेने हैं 4 लाख रुपए, ठीक है। अब ये क्रॉस डिक्री से एक डिग्री ए के पास है, एक डिग्री बी के पास है, डिफरेंट केस में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रॉस डिक्रीज। यहाँ पे देखिए ए ने बी से पैसे ले, फिर दूसरी डिग्री में बी ने ए से पैसे ले, तो ये इसको हम क्या कहते हैं क्रॉस डिक्रीज। अब ये आगे जाके क्रॉस डिग्री का बड़ा लंबा सेक्शन है यहाँ पे, तो इसीलिए अभी यहाँ पे समझ लो। ए ने एक डिग्री होल्डर है, उसने जजमेंट डेटर से कोई डिग्री है उसके अगेंस्ट, उसी जजमेंट डेटर की किसी और केस में उसी डिग्री होल्डर के अगेंस्ट कोई डिग्री है, तो ये क्रॉस डिक्रीज आ गई। एक और इसी से रिलेटेड बात है, क्रॉस क्लेम्स। क्रॉस क्लेम्स, अब यहाँ पे इसमें डिफरेंट हम अभी यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्या थी क्रॉस डिक्रीज। अब ये सेम सूट है, सेम सूट है, ठीक है। उसमें वो जैसे सेट ऑफ नहीं थे, ए ने बी से कहते हैं जी कि 5 लाख रुपया लेने हैं, 5 लाख इसकी फेवर में आ गए। और इसी सूट में जो कि सेट ऑफ था, बी ने ए से कितने लेने हैं 4 लाख, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्रॉस क्लेम्स है, सेट ऑफ। हमने इससे रिलेटेड ऑर्डर 8 रूल 6 में बताया गया। क्रॉस डिक्रीज डिफरेंट सूट्स में जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर की एक दूसरे के अगेंस्ट डिक्रीज। क्रॉस क्लेम्स सेम सूट में दोनों तरफ से जो क्लेम्स होंगे, उसने उससे पैसे लेने हैं, उसने उससे पैसे लेने हैं, तो उसको क्रॉस क्लेम कहते हैं। तो ये अभी यहाँ पे क्लियर कर लो, आगे जाके इसमें आने हैं ये इससे रिलेटेड मैटर। तो ये भी सारा क्रॉस डिक्री वगैरह जो अगर कोई है वो भी अपनी एप्लीकेशन में उसमें मेंशन करना है। एच क्या है, द अमाउंट ऑफ कॉस्ट, जो अगर कोई कॉस्ट अवार्ड की गई है। अब हमने सेक्शन कौन सा पढ़ा था, बताओ सरफराज बताओ, कौन सा सेक्शन था कॉस्ट से रिलेटेड? सेक्शन 35। सेक्शन 35 में था कि कोर्ट कॉस्ट भी डाल सकती है, और 35A उसमें क्या था कि कंपनसेटरी कॉस्ट भी डाल सकती है, कि ड्यूटी आपने कोई लिटिगेशन वगैरह में आए। तो ये जो कॉस्ट वगैरह डली हैं वो भी कोर्ट बताएगी। अच्छा, अब आगे आ जाओ, और क्या बताना है? द नेम्स एंड द पर्सन अगेंस्ट होम द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री सॉर्ट। ऑब्वियसली हमने जजमेंट लेटर का तो नाम बताना ही है ना, जिससे हमने लेने हैं। जे में क्या है, द मोड विच द असिस्टेंस इन विच द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। आपने ये डिक्री होल्डर ने ये मोड भी बताना है भी किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करवाओ। अब कौन कौन से हैं? बाई डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, यानी ये घर है, ये मैंने यानी किस मोड में आप डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, आप ये भी बताओगे। अब इसमें पहला क्या है, बाय द डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड। कोर्ट को आप ये भी जजमेंट ये डिक्री होल्डर कह सकता है कि जी जो प्रॉपर्टी डिक्री हुई है ना, मैंने वही लेनी, उसी को स्पेसिफिकली मैंने वही लेनी है, उसको ही आप मुझे लेके दो। पहली ऑप्शन, बाय द अटैचमेंट एंड सेल और बाय सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये भी बताया जाएगा अटैचमेंट के तरीके या सेल के लिए। फिर बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ एनी पर्सन, ये भी आप कह सकते हैं कि जी इसको अरेस्ट कर लो, इसको प्रिजन में रखोगे तो ये मेरी डिक्री को सेटिस्फाई कर देगा। बाई अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर, के रिसीवर अपॉइंट करके भी आप इसको जो भी आपकी है डिक्री उसको सेटिस्फाई करवा सकते हो, तो ये ऑप्शन भी आप ले सकते हो। अदरवाइज एज द नेचर ऑफ रिलीज क्लाइंटेड में रिक्वायर, तो ये या फिर किसी दूसरे तरीके से अगर डिक्री सेटिस्फाई हो सकती है तो आप वो भी कोर्ट को बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन में बतानी है हम, ये डिक्री होल्डर ने लाजमी ये ऑर्डर रूल 11 जेन में रख लो। 3. The court to which an application is made under sub rule 2 may require the applicant to produce certified copy of the decree। अब ये सर्टिफाइड कॉपीज हमने साथ लगानी होती हैं, अगर नहीं लगाई तो कोर्ट कह भी सकती है भाई आप लगाओ। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ डिक्री एक्स पार्टी, अब एक्स पार्टी डिक्री का आपको पता ही होगा कि डिफेंडेंट को नोटिस वगैरह गए, समन वगैरह गए,
वो सारे तरीके अडॉप्ट कर लिए, वो जानबूझ के कोर्ट में नहीं आ रहा, तो कोर्ट उसको एक्स पार्टी डिक्लेयर करेगी, उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होंगी, और इस तरह प्लेंटिफ को सुन के जो डिक्री पास कर दी है उसको क्या हम कहते हैं, एक्स पार्टी डिक्री। यहाँ पे इसी से रिलेटेड स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ डिक्री एक्स पार्टी शैल नॉट, शैल का वर्ड है, in the absence of good cause be set aside on the ground merely of irregularity in the service of summons। वो कह रहे हैं कि अगर समन्स में कोई इरेगुलरिटी थी ना, तो सिर्फ इस बात की वजह से एक्स पार्टी डिक्री को आपने सेट असाइड ही नहीं कर देना, unless upon the facts prove that the court is satisfied that the defendant did not have notice of the date of hearing। अगर उसको सही तरह से नहीं, वो उसने ये प्रूव कर दिया जी कि मुझे पता ही नहीं लगा कौन सी डेट थी, मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे ये प्रोवाइजो में सिंपली कह रहे हैं कि मेयर इरेगुलरिटीज़ जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है उसको समन वगैरह भेजने का उस सर्विस के लिए, उसकी वजह से हमने एक्स पार्टी डिग्री को नहीं उड़ाना। अच्छा जी, रूल 12, एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन जजमेंट डेटर्स पोजेशन। ये मूवेबल प्रॉपर्टी को जी अटैच करवाना है, लेकिन ये मसला है कि वो उसके पोजेशन में नहीं है। अब क्या होगा, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ जजमेंट डेटर बट नॉट इन हिज पोजेशन, द डिक्री होल्डर शैल अनेक्स टू द एप्लीकेशन एन इन्वेंट्री ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी अटैच कंटेनिंग अ रीजनेबल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम। यानी इन्वेंट्री से मतलब आ गया कि उसकी जो कोई भी उसकी वैल्यू है वो बताई जाएगी, और उसकी बाकायदा डिस्क्रिप्शन भी बतानी है। किसी का गाड़ी अटैच करवानी है तो आप ये लिख दो जी कि उसकी गाड़ी को अटैच कर लिया जाए, बताया है नहीं कि कौन सी गाड़ी, टोयोटा है, सुजुकी है, उसका कोई नंबर भी होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है और उसकी जो वैल्यू है वो भी हमने साथ बतानी है। ऐसे ही नहीं कह देना जी उसकी गाड़ी जाके आप अटैच कर लो, उसके पास गाड़ी है, वो किस तरह पता लगेगा। अच्छा जी, 13, एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू कंटेन सर्टन पर्टिकुलर्स। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर अटैच करवाना तो उसके लिए क्या होगा, डेफिनेटली हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह बतानी होती है। जब हमने एक सूट भी फाइल करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो हम मेंशन करते हैं ना। सेम लाइक यहाँ पे एग्जीक्यूशन में भी जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करवाना है उसका बताएंगे तो सही कि वो कौन सा खसरा नंबर है, कौन रिकॉर्ड में उसके क्या डिटेल्स हैं, वो सारा कुछ बताना पड़ता है हमें। वो है कितनी, 2 मरले, 5 मरले, 1 कनाल है, तो ये सारा कुछ। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ जजमेंट दैट इट शैल कंटेन एट द फुट, एप्लीकेशन के फुट पे वो कह रहे हैं कि आपने मेंशन करना है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी सफिशिएंटली टू आइडेंटिफाई द सेम एंड इन केस सच प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड बाउंड्रीज और नंबर्स इन द रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट और सर्वे। अब ये वो लैंड रिकॉर्ड से निकालना है ना ये सारा कुछ, तो वहाँ से हमें मिलता है इसकी पूरी प्रॉपर्टी की मूवेबल की डिस्क्रिप्शन हमने लगानी है। A specification of the judgment debtor's share or interest such property to the best of belief of the applicant and so far as has been able to ascertain the same। उसमें अगर प्रॉपर्टी में उसका जो कुछ भी शेयर है स्पेसिफिकली तो वो भी बताना पड़ेगा, वो उसका बिलीफ जो कुछ भी है उससे रिलेटेड कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी हमने बताना होता है। डिस्क्रिप्शन क्या है और उसमें उसका इंटरेस्ट शेयर वगैरह क्या है ये भी हमने बताना होता है। 14, पावर टू रिक्वायर सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कलेक्टर्स रजिस्टर इन सर्टन केसेस। अब ये देखें, अब ये लैंड की बात यहाँ पे करेगा, स्पेसिफिकली लैंड की। अब जो लैंड होती है वो रेवेन्यू वगैरह भी पे करती है, एग्रीकल्चरल लैंड है। अगर देखें, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ एनी लैंड विच इज़ रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर। कोई एक ऐसी लैंड है जो कि कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर है, द कोर्ट में रिक्वायर द एप्लीकेंट टू प्रोड्यूस ए सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ सच ऑफिस। अब वहाँ पे भी वो ये कह रहे हैं कि उसके जहाँ पे वो रजिस्टर है वहाँ से उसकी डिटेल्स निकाल के आप वो भी साथ लगाओगे। 15 में एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाई जॉइंट डिक्री होल्डर्स। अब ये यहाँ पे चीज़ें ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी आगे, मुश्किल नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है। देखिए क्या कह रहे हैं। 15,
सब रूल 1 है इसका, वेयर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड जॉइंटली इन फेवर ऑफ मोर पर्सनस देन वन, any one or more of such persons may, unless the decree imposes any condition to the contrary, apply for the execution of the whole decree for the benefit of them all, or where any of them has died for the benefits for the survival and legal representatives. अब ये ए बी सी 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है। इन्होंने एक दावा दायर किया था इकट्ठे, किसके अगेंस्ट? सी के अगेंस्ट, जो कि क्या हो गया? डिक्री हो गया। तो कह रहे हैं कि अगर किसी एक ने भी फाइल कर दी है ना एग्जीक्यूशन, तो ऐसे नहीं हो सकता कि कोर्ट ने सिर्फ उसकी हद तक ही उसको एग्जीक्यूट करवाना, वो बी और सी की हद तक भी होगी। और अगर इनमें से किसी की डेथ हो गई है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनकी हद तक भी वो एग्जीक्यूशन होगी। ज़रूरी नहीं है कि ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा। अगर किसी एक ने कर दी तो उसकी हद तक सिर्फ एग्जीक्यूशन होगी, नहीं। कह रहे हैं कि एक ने भी कर दिया तो सारों के लिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। वेयर द डिक्री हैज़ बीन पास्ड जॉइंटली, अब इन जॉइंटली इन तीनों ने मिलकर दावा किया था, मोर पर्सन देन वन, अनलेस द कोर्ट इम्पोजेज एनी कंडीशन टू द कंट्रेरी। अगर तो कोर्ट को लगता है कि नहीं जी इससे कंट्रेरी हमने जाना है और जिसने अप्लाई किया उसकी हद तक ही डिग्री एग्जीक्यूट होगी, कोर्ट को कोई वजह लगती है तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल डिग्री फॉर द बेनिफिट ऑफ देम ऑफ ऑल। यहाँ पे जो ए डिग्री के लिए अप्लाई करेगा ना एग्जीक्यूशन के लिए, वो सब के बेहाफ पे हो जाएगी, ये सब की तरफ से करेगा कि सबको फ़ायदा मिल जाए। ये ना हो कि पहले ए ने की है, फिर बी अपनी हद तक करता फिर सी अपनी हद तक करे। और कोर्ट ने इस बात को नोटिस भी करना होता है, उससे जो एग्जीक्यूशन करवानी है उसने एक ही हद तक नहीं करवानी। इस तरह की जो जॉइंट डिक्री आई है वो उसमें बाकियों को उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, कोर्ट खुद से ही उनके लिए भी एग्जीक्यूशन करवाएगी। भाई करवा रही है कोर्ट एग्जीक्यूशन, इसमें उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है। तो क्या ये प्रोसीजर बार बार होंगे? अगर किसी ने किसी वजह से एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो क्या वो डिप्राइव हो जाएगा इस राइट से? वो जब बाद में आएगा तो उसके लिए फिर दोबारा से ये प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि भाई एक जो अप्लाई कर रहा है वो सबके बेहाफ पे ही कर दे। वेयर द कोर्ट सीज सफिशिएंट कॉज for allowing the decree to be executed on application made under this rule, it shall make such order as it deemed necessary for protecting the interest of the persons who have not joined in the application। कोर्ट ने खुद भी इसका नोटिस लेना होता है, वो यही कह रहे हैं। कोर्ट खुद ही देख लेगी कि भाई जिन्होंने अप्लाई नहीं ना किया एग्जीक्यूशन के लिए उनके भी तो इंटरेस्ट है, उनकी हद तक भी हम करेंगे इसको। 16 में एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाई ट्रांसफरी ऑफ डिग्री। अब ये ट्रांसफरी की बात आ रही है, हमने किया ना कि कोई भी अपनी डिग्री को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी वजह से। भाई आप एग्जीक्यूट करवा दो, उसने अपने उसको पैसे दे दिए, वो कहता मैं खुद ही उनसे ले लूँगा, इस वजह से भी हो सकता है। देखें, वेयर अ डिग्री or if a decree has been passed jointly in favor of two or more persons, the interest of any decree holder in the decree is transferred by assigning in writing or by operation of law। अब ये कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस ये ए है, इसकी ये डिक्री होल्डर है और ये जजमेंट डेटर है, ये सी एक पर्सन है, इसको ये डिग्री ट्रांसफ़र हो रही है। अब यहाँ पे दो बातें कह रहे हैं, या तो वो इन राइटिंग ए ने सी को कर दी, इन राइटिंग इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, या बाई ऑपरेशन ऑफ द लॉ हो गई है। ये सी इसका लीगल हेयर था, किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र हो गई। फिर दो ही तरीके होंगे ना, या तो इसने खुद की है या इसकी डेथ हो गई है, इसके लीगल एयर्स आ गए तो ऑब्वियसली उनको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर उन्होंने एग्जीक्यूट करवाना है। तो यही कह रहे हैं। और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ लीगल एयर्स को या किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को बाई लॉ चली गई है, ट्रांसफ़र हो गई है वो डिग्री। वेयर अ डिग्री और इफ अ डिग्री हैज़ बीन पास्ड
jointly in favor of two or more persons, the interest of any decree holder in the decree is transferred by assignment or operation of law. The transferee may apply for the execution of the decree to the court which passed it, and the decree may be executed in same manner and subject to same conditions as if the application was made by such decree holder. सीधी सी बात है, वही ये इसी के शूज़ में आ जाता है। ये किसी तरीके से भी अगर इसको ट्रांसफ़र हो गया ना, ये इसके लिए अप्लाई कर सकता है कि एग्जीक्यूशन करवाओ, और जो जो कुछ ए के राइट्स थे वो सारे ये इसके पास आ जाते हैं। यही यहाँ पे ये मोटा मोटा यहाँ पे बताया गया। अच्छा, इसकी प्रोवाइजोज हैं दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो 1 क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री और सच इंटरेस्ट एज अफोरसेड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय असाइनमेंट। अब ये अगर तो असाइनमेंट के थ्रू हुई है ट्रांसफ़र, ए ने अपनी डिक्री सी को इन राइटिंग ट्रांसफ़र कर दी कि आप इसको एग्जीक्यूट करवा लें। सी अब ट्रांसफरी है, उसकी बात कर रहे हैं। नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन शैल बी गिवन टू द ट्रांसफरर एंड अनलेस एफिडेविट बाय द ट्रांसफरर एडमिटिंग द ट्रांसफ़र इज़ प्रेजेंटेड बाय विद द एप्लीकेशन। अब ये इसको ट्रांसफ़र हो गई है सी को, इन राइटिंग हुई है, तो ये क्या कह रहे हैं? दो बातें करेगा। यहाँ भी कह रहे हैं कि इसने अगर अप्लाई कर दिया है तो एक तो इसने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद क्या होगा? इस एप्लीकेशन का इसको नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपने की भी है कि नहीं की, कि इसने जाली काम ही कर लिया है, ये फोर्ज तो नहीं है जो ये इन राइटिंग हमें प्रेजेंट कर रहा है। पहली बात। दूसरी वो कह रहे हैं कि या तो अगर इस एप्लीकेशन के साथ इस ए का एफिडेविट लगा हुआ है कि जी हाँ जी मैंने इसको ये ट्रांसफ़र कर दिया है, तो नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। दो बातें यहाँ पे करते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री और सच इंटरेस्ट एज अफोरसेड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय असाइनमेंट, नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन शैल बी गिवन टू द ट्रांसफरर। अब इसका नोटिस देना है ए को कि भाई आके बताओ क्या आपने इसको ट्रांसफ़र किया है या नहीं। एंड अनलेस एफिडेविट बाय द ट्रांसफरर एडमिटिंग द ट्रांसफ़र इज़ प्रेजेंटेड विद द एप्लीकेशन। या दूसरी सूरत ये हुई कि ए का एफिडेविट लगा हुआ है साथ इस एप्लीकेशन के कि हाँ जी मैंने ये अपनी डिक्री सी को ट्रांसफ़र कर दी है। द डिक्री शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द कोर्ट हैज़ हर्ड हिज ऑब्जेक्शंस इफ़ एनी टू इट्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस डिक्री को उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं करना जब तक इस मैटर से रिलेटेड कोई अगर ऑब्जेक्शन आ जाए और उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट सुन के डिसाइड ना कर ले, तब तक एग्जीक्यूशन नहीं कोर्ट करवाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया, देखें, द डिक्री शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड until the court has heard his objections if any to its execution। अगर कोई भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, इस मैटर से रिलेटेड कोई भी आ गए हैं ऑब्जेक्शंस, बी ने कर दिया या कोई और पर्सन डी आ गया उसने कर दिया, तो इस सूरत में जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे वो पहले डिसाइड होंगे, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जाया जाएगा। प्रोवाइजर 2 प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी against two or more persons has been transferred to one of them, it shall not be executed against the others। अब ये है एक डिक्री होल्डर है, ए है एक पर्सन, ये है जी डिक्री होल्डर हमारा। इसने डिक्री इसने 2-3 या बंदों के अगेंस्ट, वो एक से ज़्यादा है, बी सी या डी, इन तीनों के अगेंस्ट इसने डिक्री ली है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये डिक्री ट्रांसफ़र हो रही है बी को, ठीक है, तो इस सूरत में ये इसको दूसरों के अगेंस्ट एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, क्योंकि ये तो सारे जजमेंट डेटर है ना, ये तो जजमेंट डेटर है, ये कभी भी डिक्री होल्डर नहीं बनेगा। तो ये सिंपल सी यहाँ पे इतनी सी बात कर रहे हैं। देखें, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर ए डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री होनी चाहिए अगेंस्ट 2 और मोर पर्सन। अब ये 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा हो गए हैं पर्सन, हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ देम, हैज़ बिन, अब ये ए ने ट्रांसफ़र कर दिया डी को, यही कह रहे हैं,
बी को, हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ देम, बी को हम मिसाल लेते हैं जी, बी को ट्रांसफ़र हो गई है। इट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द अदर, तो ये बाकी दूसरों के अगेंस्ट ये एग्जीक्यूट नहीं करवाई जाएगी। अगर एक जजमेंट डेटर को ये ट्रांसफ़र हो रही है तो वो जजमेंट डेटर दूसरों के अगेंस्ट इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता। लेकिन ये डिक्री जो पेमेंट ऑफ मनी के लिए होनी चाहिए, सिंपल सी इसमें ये बात बताई गई। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, तो मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें इलस्ट्रेशंस भी साथ साथ दी हुई हैं, वो देखते जाना आप लोग। अच्छा जी, 17 पे आ जाओ। प्रोसीजर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। पहले तो हमने पढ़ा है ना कि जी रिटन एप्लीकेशन देनी है हमने एग्जीक्यूशन कर, वो एग्जीक्यूशन वो जब अप्लाई कर दी है, एप्लीकेशन आ गई है, तो उसके बाद कोर्ट ने क्या करना है, कोर्ट ने उसको देखना दूखना होता है। कोई कमी पेशी हो तो वो कहती है जी इसको अमेंड करके लाओ, अगर नहीं हो रही वो तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। यही सारी बातें हैं इसमें। देखें, ऑन रिसीविंग एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एज प्रोवाइडेड बाय रूल 11 सब रूल 2। अब ये पीछे हम वो रिटर्न वाली पढ़ के आ रहे हैं, उस रूल में यही बताया था, द कोर्ट शैल असर्टेन वेदर सच रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूल 11 to 14, 11 से 14 के दरमियान ये रूल्स के अंदर जो हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ के आए वो सारी पूरी हो रही हैं। एज मे बी एप्लीकेबल टू द केस हैव बिन कंप्लाइड विद, एंड इफ दे हैव नॉट बिन कंप्लाइड विद, द कोर्ट शैल फिक्स अ टाइम विद इन विच द डिफेक्ट शैल बी रेमिडेड, एंड इफ इट इज़ नॉट रेमिडेड विद इन सच टाइम मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन। कोर्ट टाइम देगी कि भाई ये जो आपकी गलतियाँ हैं ना इनको दूर करो। ये 11 से 14 रूल्स के अंदर अगर उसमें से कोई केस सॉल्व कर रहा है किसी में, तो अगर जो भी है गलती उसको दुरुस्त कर लो, इतना हम आपको टाइम दे रहे हैं। अगर वो नहीं उसमें करता तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर कर दिया जाएगा, अमेंड कर दिया, वेयर एन एप्लीकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड प्रेजेंटेड ऑन द डेट व्हेन इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड, और अगर उसने वो सारी अमेंड करके एप्लीकेशन को दोबारा अप्लाई करेगा तो वो ऐसे ही समझा जाएगा कि भाई ये पहले दिन से ही ठीक थी। एवरी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल बी साइंड और इनिशियल्ड बाय द जज, तो जज उसके जो भी अमेंडमेंट किया उस एग्जीक्यूशन में उसको करेगा, इनिशियल करेगा। व्हेन द एप्लीकेशन इज एडमिटेड द कोर्ट शैल एंटर इन द प्रॉपर रजिस्टर अ नोट ऑफ द एप्लीकेशन एंड डेट ऑन विच, अब ये सारा कुछ होता है ना, अब ये तो प्रॉपर एक एप्लीकेशन जा रही है ना, उसका नंबर भी लगना है। पहले कोर्ट ने सारा, अब ये एडमिट की बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी हमने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी है, पहले कोर्ट ने देखना है कि क्या ये बनती भी है, क्या ये सही है एप्लीकेशन। अगर वो सही है, वो एडमिट होगी है, तो फिर ही आगे उस पर कार्रवाई होगी, बाकायदा नंबर लगेगा। तो ये प्रोसीजर की ये सारी बातें कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच शैल एज नियरली एज मे बी कॉरस्पॉन्ड विद द अमाउंट ड्यू अंडर द डिक्री। अब ये कह रहे हैं कि जब आपने ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो ना, तो ये गौर करो कि जिस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए आप कह रहे हो उसमें ज़हन में रख लो कि मिसाल के तौर पे एक बंदे का उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास एक बाइक है, उसके पास एक कार है। अब डिक्री है 10 लाख रुपए की, कार की वैल्यू चलो मान लिया 15 लाख है, बाइक की वैल्यू 2 लाख है, मोबाइल की वैल्यू 1 लाख है, और आप अटैचमेंट को डिक्री होल्डर जाके करवानी शुरू कर दे उस मोबाइल की कि मोबाइल कर लो जी अटैच। क्या मोबाइल को अटैच करने से उसकी 10 लाख की सेटिस्फेक्शन उसकी हो जाएगी सारी? नहीं, उसकी सेटिस्फेक्शन 10 लाख की डिक्री है तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सी बनती है प्रॉपर्टी जिसको उसको करवाना चाहिए, वो तो गाड़ी बनती है। 15 लाख की गाड़ी है, चलो बेचेंगे तो उसकी तो डिक्री होती है ना पूरी। तो कह रहे हैं, कहने का मतलब यही है कि भाई पहले देख लो जो उसके अकॉर्डिंगली है वो प्रॉपर्टी दो, ऐसे छोटी वाली को ना पहले करवाते रहो खाम खाई। अच्छा, एग्जीक्यूशन 18 इन केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज। अब आ गई ना क्रॉस डिक्रीज, क्या होती हैं क्रॉस डिक्रीज बताओ ज़रा, अभी हमने इसको किया। हाँ जी बताओ क्या है क्रॉस डिक्री? हाँ हाँ, डिक्री होल्डर एंड जजमेंट हमने वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे। एग्जीक्यूशन प्लेंटिव डिफेंडेंट भूल लो, वो ट्रायल तक है। जब एक दफ़ा डिक्री पास हो गई है तो फिर वो जजमेंट डेटर है और वो डिक्री होल्डर है।
ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया ना, ट्रायल से तो हम गुजर आए हैं, तो इसलिए हमें वर्ड्स को किस तरह पुकारना है ये भी हमें जेहन में रखना चाहिए प्रैक्टिस के हवाले से। तो ख़ास तौर पे वहाँ पे अगर आपने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन में जाके प्लेटिव लगे रहो, डिफेंडेंट लगे रहो, वो मुनासिब नहीं लगता। आप जजमेंट लेटर को तो कोर्ट को समझ आ जाएगी हर किसी को कि जजमेंट लेटर, डिक्री होल्डर इस तरह बुलाते हो। सब हाँ जी, सब रूल 1 क्या बना, वेयर एप्लीकेशंस आर मेड टू द कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रॉस डिक्रीज इन सेपरेट सूट्स, वही सेपरेट सूट हैं, फॉर द पेमेंट ऑफ 2 sums of money passed between the same parties and capable of execution at the same time by such court then। देखें थोड़ा सा ना यहाँ पर क्लियर कर लें, ए और बी ये सूट था फॉर रिकवरी, सूट फॉर रिकवरी, ठीक है। इसमें ए ने ये डिक्री होल्डर है और ये जजमेंट लेटर आ गया, ये इसकी फेवर में कितने की होगी, 5 लाख की डिक्री, ठीक है। अब एक और सूट था, सूट 1 ये था, सूट 2 ये था, अब ये सेपरेट सूट है, ये भी था सूट फॉर रिकवरी, ठीक है। इसमें बी था डिक्री होल्डर और ये ए क्या है, जजमेंट लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी डिक्री इसकी फेवर में आ गई, 4 लाख। अब वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन में ये क्रॉस डिक्रीज जो हैं इनको करवाया जा सकता है। अब वो कैसे करना है, सिंपल सी बात है, 5 लाख इसने लेने हैं, 4 लाख इसने लेने हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, इसकी हद तक तो सेटिस्फाई होगी ना, जो इसने 4 लाख लेने थे वो इस 5 लाख में एडजस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और जो 1 लाख रुपया रह जाएगा उसकी हद तक ए बी से रिकवर करेगा। अगर इसने भी, ए ने भी बी से 5 लाख लेने हैं एक सूट में और बी ने भी 5 लाख रुपए ए से लेने हैं दूसरे सूट में, तो इनकी एग्जीक्यूशन क्या होनी है, वो तो मामला बराबर होगा ना, वो तो ख़त्म हो जाएगी बात। जो बचता है ना एडजस्ट करने के बाद वो रिकवर करवाया जाता है। इसमें सिंपल इतनी सी बात है, कुछ भी और परेशानी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। देखें पहली क्या कह रहे हैं, इफ़ 2 sums are equal satisfaction shall be entered upon the board decree। ये इसने भी 5 लाख लेने थे, इसने भी 5 लाख लेने, कोर्ट कहेगी कि दोनों डिक्री सेटिस्फाई होगी। अब किसी ने कुछ लेना देना ही नहीं है, बराबर हो गया, 5 लाख उसने लेने, 5 लाख ही उसने लेने, ख़त्म होगी बात। कोर्ट लिख देगी, रिकॉर्ड पे ले आएगी कि बस दोनों डिक्रीज जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब ये देखें, ये एग्जीक्यूशन इस तरह हो सकती है। अच्छा, अगर दोनों सम्स आर अनइक्वल, ठीक है, एक ने 5 लाख लेने थे, एक ने 4 लाख लेने, तो इस सूरत में फिर ऑब्वियसली इसकी हद तक तो ख़त्म होगी बात, क्योंकि 4 लाख इसने लेने हैं लेकिन 5 लाख देने भी तो हैं, तो 1 लाख की हद तक होगी। ये इसमें बताया गया, इफ़ द 2 sums आर अनइक्वल एग्जीक्यूशन मे बी टेकन आउट ओनली बाय द होल्डर ऑफ द डिक्री फॉर द लार्जर सम। लार्जर सम वाले की हद तक डिक्री एग्जीक्यूट हो, क्योंकि छोटे वाले का तो काम वैसे ही एडजस्ट हो गया ना। एंड फॉर सो मच ओनली एज रिमेन्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द स्मॉलर सम एंड सेटिस्फैक्शन फॉर द स्मॉलर सम शैल बी एंटर्ड ऑन द डिक्री फॉर द लार्जर सम एज वेल एज सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री ऑफ द स्मॉलर सम। वही बात आ गई ना कि इसकी हद तक जो इसने 4 लाख लेने थे वो कोर्ट इसको कह दे कि ये डिक्री सेटिस्फाई होगी, इसकी हद तक कहे कि 4 लाख इसको आ गए हैं, 1 लाख इसका रहता है, वो इसको दिलवाया जाएगा। सब रूल 2, दिस रूल शैल बी डीम्ड टू अप्लाई वेयर ईदर पार्टी इज एन असाइनी ऑफ वन ऑफ द डिक्रीज एंड एज वेल इन रिस्पेक्ट ऑफ जजमेंट डेट्स ड्यू बाय ओरिजिनल असाइनर एज इन रिस्पेक्ट ऑफ जजमेंट डेट्स ड्यू बाय द असाइनी हिमसेल्फ। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं, इन्होंने एक नई बात कर दी है। फॉर इंस्टेंस ये बी जो था इसने अपनी डिग्री सी को ट्रांसफ़र कर दी, असाइन कर दी, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है ये डिग्री ट्रांसफ़र तो हो गई है, लेकिन ये बी की हद तक वो भी लायबल होगा, और ये पर्सनली अगर इसने भी कोई इसके पैसे पूसे दे रहे तो वो भी हम यहीं पे सेटिस्फाई करवा देंगे। अगर ए की भी डिग्री है, ए की डिग्री सी के अगेंस्ट भी है,
तो वो कहते हैं ये भी हम मामला इधर ही फिर एडजस्ट करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि चालाकी से बी ने सी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो ये बच जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर ट्रांसफ़र की गई है तो जो असाइनी है वो भी उसके लिए भी लाइबल होगा, और अपनी अगर उसकी कोई लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट डिग्री होल्डर के तो वो भी उसके लिए भी लाइबल होगा। ये देखें, दिस रूल शैल बी डीम टू अप्लाई, ये रूल ऊपर वाला अप्लाई हो जाना है। वेयर ईदर पार्टी इज एन असाइनी ऑफ वन ऑफ द डिग्री, कोई एक डिग्री में भी अगर कोई असाइनी है ना, एंड एज वेल इन रिस्पेक्ट ऑफ जजमेंट डेट्स ड्यू बाय द ओरिजिनल असाइनर, जो उसके ओरिजिनल असाइनर के डेट्स हैं जजमेंट डिग्री के, वो उसके लिए भी लाइबल हो जाएगा। एज इन रिस्पेक्ट ऑफ जजमेंट डेट्स ड्यू बाय असाइनी हिमसेल्फ, जो उसके खुद के हैं ना वो भी आ जाने हैं। किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करोगे ना तो वो अपना भी अगर उसके साथ कोई मसला चल रहा है ना तो वो भी आए। ये इसमें इतनी सी बात है। 3, दिस रूल शैल नॉट बी डीम टू अप्लाई अनलेस, अब ये किस सूरत में ये अप्लाई नहीं होगा? द डिग्री होल्डर इज़ वन ऑफ द सूट्स इन विच द डिग्री हैव बीन मेड इज़ द जजमेंट डेटर in the other and each party fills the same character in the, अब ये obviously इनका कैरेक्टर सेम होना चाहिए। वही 4-5 बातें जेहन में रख लो। एक तो डिफरेंट सूट है, फिर उसके बाद पार्टी सेम है, ये एग्जीक्यूशन हो सकती है इनके दरमियान, फिर कोर्ट सेम है जो इसको कर सकती है, डेफिनेट अमाउंट होगी अगर, और सेम कैरेक्टर्स होगा बोथ डिक्रीज में अगर पार्टीज़ का, तो ये एग्जीक्यूट हो सकती है। द सम्स ड्यू अंडर द डिक्री आर डेफिनेट, वही मैंने बात पहले ही कर दी है। तो ये 4-5 बातें होती हैं, जब ये पूरी होती हैं तो क्रॉस डिक्री में एग्जीक्यूट दोनों डिक्रीज को करवा दिया जाता है। 4 में क्या, द होल्डर ऑफ ए डिक्री पास्ड अगेंस्ट सेवरल पर्सन जॉइंटली एंड सेवरली, द होल्डर ऑफ द डिक्री passed against several persons jointly and severally may treat it as a cross decree in relation to a decree passed against him singly in favor of more or such persons। ये इसकी ना आगे एग्जांपल्स चल रही हैं। देखिए, द होल्डर ऑफ ए डिक्री पास्ट, अब ये ठहरो मुझे दोबारा एक मिनट ज़रा, मैं भी कंफ्यूज ना हूँ। द होल्डर ऑफ ए डिक्री पास्ट अगेंस्ट सेवरल पर्सन जॉइंटली एंड सेवरली may treat it as a cross decree in relation to a decree passed against him singly in favor of one। ये सिंपल सी बात है। वो कह रहे हैं ए है एक पर्सन, इसको डिक्री मिली है बी के अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट और डी के अगेंस्ट, तो उससे ज़्यादा हो सकती है। ये डिक्री होल्डर है, ये जजमेंट डेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे सी ने, इसने इनसे जो पैसे लेने थे उसमें वो कह रहे हैं कि अगर सी ने कोई एक उनमें से, उसकी भी ए के अगेंस्ट कोई डिक्री है तो उसको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा उसकी हद तक कि ये क्रॉस डिक्री है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे 2 से ज़्यादा जो आ गए हैं, जजमेंट डेटर ज़्यादा है तो ये अपनी हद तक नहीं करवा सकता। ये अपनी हद तक जो इसका क्लेम किसी और डिक्री में है वो उसको भी यहाँ पे ला के एडजस्ट करवा सकता है। ये सिंपल सी इसकी बात आई समझ के नहीं। चलो आगे आ जाओ। अब ये क्रॉस क्लेम्स वाला ये सेम लाइक वही है। क्रॉस क्लेम्स हमने क्या पढ़े थे? क्रॉस क्लेम में आ जाता है ना कि अगर सूट सेम हो और उसमें डिफरेंट क्लेम्स हो। ए का क्लेम हो कि उसने बी से कितने लेने हैं 5 लाख, और उसी सूट में बी का क्लेम हो कि उसने ए से कितने लेने हैं 4 लाख 3 लाख जितने भी।
ये क्रॉस क्लेम्स हो गए। इसमें भी जैसे क्रॉस डिक्रीज वाली बात है वही यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर इक्वल है तो क्या होगा, वो एडजस्ट हो गया, दोनों क्लेम सेटिस्फाई हो गए। लेकिन अगर उनमें कोई रिमेनिंग है, कोई रहती है, जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपया रह गया, तो इसकी हद तक ये क्लेम सेटिस्फाई हो जाएगा और इसकी हद तक 1 लाख को सेटिस्फाई करवाया जाएगा। इसको क्रॉस क्लेम कहते हैं। ये इसमें 19 में यही बताया गया। 20 क्रॉस डिक्रीज एंड क्रॉस क्लेम्स इन मॉर्गेज सूट्स, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18-19 शैल अप्लाई टू द डिक्रीज फॉर सेल इन द इन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज एंड चार्ज। मॉर्गेज एंड चार्ज के केस में वो कह रहे हैं, वहाँ पे भी हमने सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं कि जहाँ पे मॉर्गेज है या कोई चार्ज वगैरह है, उन केसेस में भी ये जो क्रॉस क्लेम्स हैं और अगर कोई क्रॉस डिक्रीज है ना, उनको देखा जाएगा, उनको सेटिस्फाई किया जाएगा। 21 सिंपल सी बात है, यहाँ पे कह के साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक पर्सन को एक वक्त में कहीं इसको गिरफ्तार भी कर लो और साथ ये भी कहो कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। ऐसे नहीं हो सकता। ये इसमें यही बताया गया था। कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिफ्यूज एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम अगेंस्ट द पर्सन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर। यानी कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकती है कि भाई आप एक ही वक्त में कह रहे हो कि मैं उसके पर्सन उसको गिरफ्तार कर लूँ, उसको डिटेन कर दूँ, और साथ ही आप ये भी कह रहे हो कि मैं उसकी प्रॉपर्टी को अटैच या सेल वगैरह भी कर लूँ। तो ये साइमल्टेनियसली कोर्ट इसको रिफ्यूज़ कर सकती है। 22 में क्या है, अब ये आ जाते हैं वो नोटिस वाली बात। वो जो हमारा था ना टाइम का, थोड़ा सा यहाँ पे जो आपने पहले बात की थी वो इधर आ जाएगी। देखिए इसमें क्या है, नोटिस टू शो कॉज वेयर एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इज़ मेड। अब कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं हम तो क्या होना होता है, अगर वो एडमिट हो रही है तो दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाएगा ना। यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि भाई नोटिस जो देना है उससे रिलेटेड है। वेयर एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इज़ मेड, नंबर 1, इज़ मेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द डिक्री। 1 साल गुजरने के बाद, जब डिक्री पास हुई है उसके 1 साल गुजरने के बाद आपने एप्लीकेशन फाइल की एग्जीक्यूशन की। पहली बात। बी क्या, अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट आपने एप्लीकेशन फाइल की है एग्जीक्यूशन की। 2 बातें। और वेयर एप्लीकेशन इज मेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फाइल्ड अंडर द प्रोविजन। अब 44A याद करो, 44A में क्या था। 44A में ये था कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं लाइक यूके और रेसिप्रोकेटरी जो कंट्रीज़ हैं, 44A में हम पढ़ के आए हैं, उनकी कोई डिक्री है जो पाकिस्तान में हमने सेटिस्फाई करवानी है, जिसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। ठीक है, तो 3 बातें आ गई। या तो अगर 1 साल के बाद डिक्री होने के एप्लीकेशन फाइल की गई है, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट आप करवा रहे हो, या तीसरी बात कोई फॉरेन कोर्ट की जजमेंट डिक्री है जिसको आपने एग्जीक्यूशन करवाना है। इन तीनों सूरतों में दूसरी पार्टी को नोटिस देना है। The court executing the decree shall issue a notice to the person against whom the execution is applied for requiring him to show cause on the date to be fixed why the decree should not be executed against him। ठीक है, 3 सूरतें आ गई जिनमें नोटिस देना ही देना है। वो शो कॉज नोटिस होना कि बताओ भाई हम इस डिक्री को अब एग्जीक्यूट क्यों ना करवाएं, तो ये नोटिस आ गया, देना ही है। प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पे आगे वो कुछ प्रोवाइजों में बता रहे हैं बातें जहाँ पे ये ज़रूरत नहीं होती ये शो कॉज नोटिस देने का। प्रोवाइडेड दैट नो सच नोटिस शैल बी नेसेसरी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मोर देन 1 ईयर हैविंग लेफ्ट, जहाँ पे 1 साल गुजर भी गया हो बिटवीन द डेट ऑफ डिक्री एंड एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन। अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन दिया, बेशक उसने 1 साल गुजरने के बाद दिया, ऊपर कह रहे थे 1 साल से ज़्यादा के बाद आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो नोटिस देना। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 1 साल से ऊपर भी गुजर गया और किसी ने अप्लाई किया तो नोटिस नहीं देना। लेकिन किस सूरत में, इफ़ द एप्लीकेशन इज़ मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट of the last order against the party against whom execution is applied for, made on any previous application for the execution, or in consequences of application being made against the legal representative of the judgment debtors, if upon a previous application for the execution against the same person the court has ordered execution to issue against him। यानी अगर तो कोई प्रीवियसली कोई एप्लीकेशन भी फाइल की गई थी ना,
एक एप्लीकेशन पहले फ़ाइल की, उसके बाद ये कोई अगर फ़ाइल कर रहे हैं 1 साल के बाद, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें नोटिस भी दोगे दूसरी पार्टी को। दोबारा देखो, ये थोड़ा सा ना है इसमें बातें इस किस्म की। नो सच नोटिस शैल बी नेसेसरी इन कॉन्सिक्वेंसेज मोर देन 1 year having elapsed between the date of decree and application of the exit if the application is made within 1 year from the date of the last order against the party against whom execution is applied for। तो पहली बात ये आ गई कि अगर 1 साल जब डिक्री का ऑर्डर हुआ है ना, उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की दे दी है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने नोटिस देना है, पहली बात। दूसरी बात, मेड ऑन एनी प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, तो प्रीवियस एप्लीकेशन थी उस पर था ये। और इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एप्लीकेशन बीइंग मेड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेटर, या जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन अगर फाइल की गई थी, उसके बाद अगर ये हो रही है। इफ़ अपॉन प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन अगेंस्ट द सेम पर्सन, अगर उसके अगेंस्ट किसी और केस में भी आप मैटर में कोई एग्जीक्यूशन करवा रहे हो, तो उसके अगेंस्ट उसमें भी, उस सूरत में भी उसको नोटिस देना ज़रूरी नहीं होता। तो बहरहाल इसमें 3-4 बातें, इसको गौर से दोबारा ज़रा एक दफ़ा पढ़ना कि इसमें कहा क्या गया। बहरहाल इसमें ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 2 में तो सारी बातों को वो निगेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नथिंग इन द फॉरगोइंग सब रूल शैल बी डीम्ड टू प्रीक्लूड द कोर्ट फ्रॉम इशूइंग एनी प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री विदाउट इशूइंग अ नोटिस देयर बाई प्रेस्क्राइब। वो कह रहे हैं कि कोर्ट के आप ये उसकी ये पावर ख़त्म नहीं कर सकते कि वो, बेशक ऊपर हम कह रहे हैं कि नोटिस देने ज़रूरी है, जहाँ पे कोर्ट को लगा हो कि ये अननेसेसरी है, इससे डिले कॉज होगी, कोर्ट सीधा एग्जीक्यूशन के प्रोसेसेस की तरफ जा सकती है, बजाय इसके कि उसको नोटिस भेजे, वो भी आके बताओ क्या आपके अगेंस्ट हम क्यों ना एग्जीक्यूट करें। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो विदाउट नोटिस करवा सकती है एग्जीक्यूट, यही इसमें बताया गया।